स्टूडेंट्स, मैं विजय सोनी आप सभी का लास्ट मिनट गाइडेंस टिप्स सेशन फॉर नीट 2020 सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट डिक्लेयर हो चुकी है वो हो चुकी है 26 जुलाई 26 जुलाई। हमारे पास एक बहुत सफिशिएंट टाइम अब यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, एक अप्रोप्रिएट टाइम जहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को हम और एनहांस कर सकते हैं। तो आज सेशन इसलिए रखा गया है कि हम इस बचे हुए टाइम में, इस एक्सटेंडेड टाइम में हम इसको किस तरह यूटिलाइज करें कि अपनी परफॉर्मेंस में और अच्छा सुधार हम ला पाएं। बच्चों, आपने साल भर रेगुलर क्लासेस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से स्टडीज़ कर चुके हैं, पूरा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं। इवन दो एक बार पूरा टेस्ट सीरीज, मेजर टेस्ट सीरीज भी आपकी हो चुकी है और वहाँ पर अपने बेस्ट एफर्ट्स आप लोग कर चुके हैं, पूरा रिविजन कर चुके हैं। लेकिन अब ये एक्सटेंडेड टाइम है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जितना अच्छे तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, हम अपने सिलेक्शन के उतने नज़दीक होंगे। हमारा डॉक्टर बनने का जो सपना है, जो ख्वाब है, वो हकीकत में उतनी ही आसानी से फिर बदल भी सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन योर कंटिन्यूटी। इस सपने को, इस ख्वाब को साकार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी। इस टाइम पर कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेते हैं, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, तो निश्चित मानिए सफलता से हमें कोई रोक नहीं सकता। अब इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कैसे किया जाए, कुछ टिप्स मैं आपको यहां देना चाहूंगा। सबसे पहले है योगा एंड मेडिटेशन। बच्चों, आपको पूरे दिन भर में 24 आवर्स में 10 से 15 मिनट जरूर निकालने चाहिए योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉन्ग ब्रीथिंग आप कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, आप स्किपिंग कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और इवन दो कुछ नहीं आता है तो हम आसानी से नीचे बैठकर लॉन्ग ब्रीथिंग करते चले जाएं, हो गया हमारा योगासन। अगर हमें प्रॉपरली करने आते हैं तो निश्चित रूप से हमें 10 से 15 मिनट का रेगुलर फॉर्म में योगा मेडिटेशन करना चाहिए। हम एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिलती हैं, हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी डेवलप होती हैं, हमारा दिमाग एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। बहुत हेल्पफुल है स्टडीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कि आपको दिन भर अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व रहना है। आपको दिन भर में केवल आधा घंटा, 1 घंटा अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। अपने दिमाग को क्रिएटिव करने के लिए, अपने मन को इन्वॉल्व करने के लिए पढ़ाई के अंदर बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पर आधा घंटा जरूर खर्च करें अपनी हॉबीज में। अब आप ये कह सकते हैं हमारी हॉबीज ही नहीं है। कोई हॉबीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर पर हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें। मम्मी ने कुछ काम बताया तो वो काम करें, पापा ने कुछ काम बताया तो वो काम करें। कुल बाकी ये हॉबीज में ही इन्वॉल्व की जाएंगी सारी बातें। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन फॉर रिवीजन। अब इस वक्त हमें किस तरह का रिवीजन प्लान बनाना चाहिए, तो आइए कुछ कैलकुलेशन करते हैं बेटा। यहां पर अपन सबसे पहली कैलकुलेशन तो ये है कि मंथ चल रहा है अपना मई और आज डेट है 12 मई। नो, मई मंथ में जो नंबर ऑफ डेज बाकी रह गए, अब वो रह गए अपने पास अब कितने, 19 डेज। सिमिलरली जून मंथ 30 डेज एंड जुलाई एग्जाम है अपना 26 जुलाई को, ठीक। और मैं मान सकता हूं कि आप 24 जुलाई तक तो स्टडीज प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे। चलो और एक दिन कम कर लेते हैं, मान लेते हैं 23 डेज। सम किया जाए तो ये आ रहा है 72 डेज। यानी कि हमारे एग्जाम में अभी 72 डेज बाकी हैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहां पर लगभग 25 डेज थे, हमने 23 डेज ही काउंट किए हैं, तो 72 डेज हम मानकर चल रहे हैं। और कैलकुलेशंस इजी हो जाए इसलिए मैं 72 को अप्रॉक्सीमेट 70 एज्यूम कर रहा हूं। नाउ आइए डिस्कस करते हैं बच्चों, आपको किसी भी एक चैप्टर को रिवाइज करने में टाइम कितना लगता है उसकी बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं अपन ये कि 70 डेज हैं। इन डेज में अगर अपन रेगुलर बेसिस पर 11 आवर्स की स्टडी करते हैं, रेगुलर बेसिस पर अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए 11 आवर्स की स्टडी करते हैं, तो 70 डेज इंटू 11 आवर्स इज इक्वल्स टू 792 आवर्स। यानी इस रिमेनिंग टाइम में हम 792 आवर्स की स्टडी बहुत स्मूथली कर सकते हैं। वो भी कब, जब मैंने कहा आपको केवल 11 आवर्स पढ़ने दिन भर में, 24 आवर्स में से केवल 11 आवर्स पढ़ने अपने को। कई बच्चे इस वक्त 12 आवर्स की स्टडी भी निकालेंगे, कई 13 आवर्स की भी स्टडी निकालेंगे, कई बच्चे 14-15 आवर्स की स्टडी भी निकाल सकते हैं। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है अपने लिए ये।
लेकिन फिर भी हमने एक नॉमिनल लेकर चले हैं कि 11 आवर्स की स्टडी निकालनी ही चाहिए एसेंशियली अपने को। तो 70 इंटू 11 कितना हो जाता है? 792 आवर्स। आइए अब ये बात करते हैं कि किसी एक चैप्टर को रिवाइज करने में लगभग टाइम कितना लगेगा अपने को। वो भी कंडीशंस क्या है? इस वक्त सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, एक बार पूरा मेजर टेस्ट प्लान दे चुके हैं, पूरा 100% रिवीजन हमारा हो चुका है एक बार, फिर से एक नया प्लान स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो किसी भी एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको टाइम कितना चाहिए लगभग? अब वो डिपेंड ऑन कंडीशंस, डिपेंड ऑन चैप्टर्स। कोई चैप्टर ऐसा भी हो सकता है कि आधे घंटे में पूरा हो गया, कोई चैप्टर ऐसा भी हो सकता है जो कि 3 घंटे में पूरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन मूवमेंट बायो का चैप्टर है, लगभग 1 आवर। मैंने कहा आपसे कि सेंसरी ऑर्गन्स लगभग 1 आवर, सेल बायोलॉजी लगभग 2 आवर्स, जेनेटिक्स 6 to 7 आवर्स अप्रोक्सीमेट, इकोलॉजी 4 to 5 आवर्स अप्रोक्सीमेट, वर्क पावर एनर्जी लगभग 2 आवर्स, मैग्नेट एक बड़ा चैप्टर है लगभग 4 आवर्स, और थर्मो हम ले सकते हैं, मतलब कि थर्मल फिजिक्स अगर पूरा चैप्टर लिया जाए तो लगभग 6 to 7 आवर्स। उसी तरह से हम केमिस्ट्री में बात करें, मेटलर्जी, बिहेवियर ऑफ गैस, एस ब्लॉक, रेडॉक्स, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत छोटे चैप्टर है, लगभग 1 घंटा बहुत है अपने लिए। वही चैप्टर बड़े भी हैं, केमिकल बॉन्डिंग, GOC2 6 to 7 आवर्स चाहिए अपने को लगभग रिवीजन करने के लिए। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो लगभग हमें 3 to 4 आवर्स चाहिए किसी एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, ऑन एन एवरेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे चैप्टर्स का एवरेज निकाला जाए तो लगभग 3 to 4 आवर्स हमें चाहिए। अपन अपर लिमिट ले लेते हैं, 4 आवर्स ले लेते हैं अपन। नाउ अगर 792 को हम डिवाइड करते हैं 4 आवर्स से तो रिजल्ट मिलता है अपने को 198 चैप्टर्स। यानी कह सकता हूं कि इस रिमेनिंग टाइम में हम 198 चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और बच्चों है कितने अपने नीट सिलेबस में? ओनली 98 चैप्टर्स, केवल 98 चैप्टर्स हैं, और 198 चैप्टर रिवीजन करने का टाइम है, मतलब कि हम मिनिमम 2 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन प्लान। अब रिवीजन करना कैसे है? तो सबसे पहली आपको सलाह यह रहेगी कि आप वेटेज चार्ट का यूज करें। नीट एग्जाम की जो बुकलेट आपको मिली हुई है एक, उस बुकलेट के इनिशियल पेजेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग वेटेज चार्ट दिए हुए हैं। जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है हमें उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिनका वेटेज कम है वो चैप्टर हम छोड़ देंगे। हम तो ये कैलकुलेशन कर चुके हैं कि कंप्लीट सिलेबस को मिनिमम 2 टाइम्स हम रिवीजन कर सकते हैं। वो भी कब? जब केवल 11 आवर्स स्टडी कर रहे थे, तो मिनिमम 2 टाइम्स हम रिवीजन कर सकते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपसे, वेटेज चार्ट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हम पहले रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड रिवीजन क्लासेस। क्योंकि एलन हमेशा बच्चों के लिए रहा है, उनके भले के बारे में सोचा है, और क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के लिए, और क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के लिए, यही मकसद हमारा रहता है, यही मकसद है। इसके लिए हमने आपको CSET पर रैपिड रिवीजन क्लासेस का एक शेड्यूल दे दिया गया है। अब इसके बारे में समझाता हूं मैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो मेजर टेस्ट प्लान। CSET पर आपको एक नया मेजर टेस्ट प्लान जरूर दे दिया गया है। आइए देखते हैं वो प्लान क्या है। ये है वो प्लान। 16 मई को आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, वो है सिलेबस 1 का। और सिलेबस 1 के जो कंटेंट है वो सब आपको CSET पर दे दिए गए हैं। इसी तरह से फिर 21 मई को टेस्ट है सिलेबस 2 का। नाउ 26 मई सिलेबस 3 का, 31 मई सिलेबस 4 का। आप देख रहे हैं इस तरह से 4 डेज के गैप पर ये एग्जाम दिए हैं। और किसी भी एक सिलेबस को 4 दिन में कवर करना बहुत स्मूथ काम हो सकता है, बहुत आसानी से हम कवर कर सकते हैं बेटा। नो सिलेबस 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पूरे सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर उसके बाद सिलेबस 1+2, सिलेबस 3+4, सिलेबस 5+6। नाउ देन 1+2+3 एंड 4+5+6, और उसके बाद सारे टेस्ट हैं वो है फुल सिलेबस टेस्ट। आप देख रहे हैं यहां पर इनिशियली 1+2+3 तक सभी टेस्ट में 4 डेज के गैप दिए हैं। अब करना क्या है अपने को कि यहां पर जो रैपिड रिवीजन क्लासेस हमने आप लोगों के लिए अरेंज की हैं वो किस तरह से अरेंज की हैं कि सिलेबस 1 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस 1 में जो कंटेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो वेटेज चार्ट के अकॉर्डिंग है,
जो हमें लगता है जेनाइन फॉर्म में कि हाँ ये चैप्टर हमें बच्चों को दोबारा से एक बार रिवाइज करवाना चाहिए, तो ऐसे चैप्टर जो सिलेबस 1 में है और वेटेज रखते हैं, उन सभी चैप्टर्स की रैपिड रिवीजन क्लास लगा दी गई है 16 मई से पहले पहले। कोई चैप्टर अगर छूट जाएगा जो कि वेटेज रखता है, हम कवर नहीं कर पाए, तो फिर कवर करेंगे सिलेबस 1+2 से पहले। इसी तरह से सिलेबस 2 जब आएगा तो सिलेबस 2 के जो टेस्ट है वो है 21 मई को। इससे पहले पहले हम सिलेबस 2 के वेटेज वाले चैप्टर्स को रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस रैपिड रिवीजन क्लासेस को भी 100% जरूर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस द टेस्ट पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट नहीं दिए, क्योंकि हर चीज का जो एनालिसिस होता है, एक परफॉर्मेंस जो झलकती है वो अपने टेस्ट पेपर के एनालिसिस से ही साफ साफ हमें दिखाई देता है कि हम कितने और आगे बढ़ गए हैं, कितना अच्छा हम कर सकते हैं या कर रहे हैं, या हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो भी एनालिसिस है वो हमें जरूर करना चाहिए। टेस्ट पेपर बहुत ईमानदारी से देने हैं, किसी और व्यक्ति को दिखाने के लिए आप टेस्ट पेपर मत दीजिएगा। खुद का एनालिसिस करना है, खुद के रिजल्ट को एनालिसिस करना है कि कितने सही कितने गलत, गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ, इवन दो कोई तुक्का भी मारा है तो उसकी वजह क्या है, सही वजह क्या है, सही आंसर की वजह क्या है, वो मालूम होनी चाहिए बेटा अपने को। यानी कि पेपर को 100% एनालिसिस करें, कितने गलत कितने सही। अब ये गलत हुए तो गलत क्यों हुए हैं, वजह क्या है इनकी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, थ्योरेटिकल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है। जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं फिर सेम डे हमें उनको रिमूव ही करना है। अगर ये एनालिसिस करते रहे और एरर्स को पकड़ते चले गए, उनको रिमूव करते चले गए, तो निश्चित मानिए दिन ब दिन हमारी परफॉर्मेंस में और सुधार होता जाएगा और अच्छा करते चले जाएंगे अपन। नेक्स्ट इज कीप इन टच विथ फैकल्टीज। आपको याद है आपकी फैकल्टीज ने आपके साल भर बहुत मेहनत की है, इवन दो आज भी आपके लिए तत्पर खड़े में, हर संभव तरह से वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। अपने मेंटर के संपर्क में रहिए, अपनी फैकल्टीज के टच में रहिएगा। कभी भी कोई गाइडलाइन आती है तो उसको फेक न्यूज को फॉलो नहीं करना है। अपनी फैकल्टीज से एनटीए की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर कोई नोटिफिकेशन अगर है तो ही मानना है। किसी भी फेक न्यूज के बहकावे में नहीं आना, अपने को 100% फॉलो करना है जो फैकल्टीज हमसे कह रही हैं। जो आपके प्यारे प्यारे फैकल्टीज आपके लिए अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे पेपर्स आपके लिए अभी भी बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सब बातों को आप 100% फॉलो करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020। थैंक यू वेरी मच।